नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी स्टोरी टेलर हूँ डॉक्टर श्रद्धा शाहने। हर हफ्ते सुनो एक कहानी श्रृंखला में आज आपको डी इंद्र द्वारा लिखित कहानी लंगड़ा वनराज सुना रही हूँ। इस कहानी में लेखक ने रोचक शिकार कथा को प्रस्तुत किया है, जिसमें शिकारी के साहस और कौशल का परिचय दिया गया है। वर्तमान में शिकार प्रतिबंधित है, अतः इस कहानी को केवल मनोरंजन की दृष्टि से सुनिए और पढ़िएगा। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगे तो ज़रूर किसी पास की लाइब्रेरी में जाकर इसे पढ़िए। और आपसे यह भी निवेदन है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, कहानियों को अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें और कहानी के अच्छे या बुरे लगने पर रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। एकाएक ब्राउन की नींद टूट गई। आधी रात के सन्नाटे में उसने बाघ की दहाड़ सुनी। दोबारा उसकी आवाज़ एकदम पास से सुनाई दी और फिर रात के सन्नाटे को चीरकर किसी नारी कंठ की चीख वातावरण में गूंज गई। कुछ दबी दबी आवाज़ें उभरी, फिर सब कुछ शांत हो गया। ब्राउन मन ही मन काँप उठा। शायद तोराई अमा के लंगड़े वनराज ने देवपुरा गांव की किसी निद्रा लीन औरत को अपना शिकार बना लिया था। पिछले 2 महीनों से यही हो रहा था। उस लंगड़े बाघ ने देवपुरा और उसके आसपास के गांवों में कहर सा मचाया हुआ था। ब्राउन उस क्षेत्र का वन रक्षक था। वैसे तो तोराई अमा गांव वाले भी कोई कायर नहीं थे, पर उन पर अंधविश्वास हावी था। जुरिया ओझा सब लोगों को बताता फिर रहा था कि साक्षात वन देवता ही पापियों को दंड देने के लिए वनराज के रूप में अवतरित हुए हैं। अपराध क्षमा कराने हैं तो उनकी पूजा करो। अंधभक्त ग्रामीण यही करने लगे। उधर बाघ का साहस इतना बढ़ा कि वह झोपड़ियों में घुसकर अपने शिकार खोजने लगा। सुबह काफ़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद भी जब देवपुरा से कोई व्यक्ति उसके पास न आया तो अपने बूढ़े नौकर चंपा रंग के साथ ब्राउन स्वयं वहां पहुंच गया। पता चला कि रात को रावण गौड़ की झोपड़ी में घुसकर बाघ उसकी पत्नी सुंदरी को उठा ले गया था। झोपड़ी के बाहर इस समय कई ग्रामीण जमा हो चुके थे। उनमें जुरिया ओझा भी था, लेकिन ब्राउन ने देखा कि सुंदरी का शव खोजने के बदले वे लोग पूजा पाठ की तैयारी कर रहे थे। ब्राउन ने गांव के मुखिया रामनाथ पटेल से कहा कि अगर कुछ लोग उसके साथ चलें तो सुंदरी का शव खोजा जा सकता है। उसके बाद बाघ को फंसाने की भी कोई योजना बनाई जाएगी। इस पर पटेल और जुरिया दोनों ब्राउन को भी वही सब समझाने लगे जो वे निरीह ग्रामीणों को बताया करते थे। इस पर ब्राउन को गुस्सा आ गया। वह रावण से बोला, क्या तुम भी अपनी पत्नी के हत्यारे से बदला नहीं लेना चाहते? इस पर रावण रो पड़ा। वह सिसकते हुए बोला, मैं तो कितने दिनों से कह रहा हूँ कि हमें बाघ को मारना चाहिए, लेकिन यह उसी की सजा दी है वनदेव ने तुम्हें। जुरिया बोला, बकवास बंद करो, ब्राउन चिल्लाया। इसके बाद वह रावण और चंपा रंग को अपने साथ लेकर सुंदरी के शव की खोज में जंगल को चल दिया। खून की बूंदें गंगोरी की ओर जा रही थी। गंगोरी घास का एक विशाल मैदान था जो तोराई अमा के पास 2 नाटी पहाड़ियों की गोद में स्थित था। पहाड़ी की चोटी पर खड़े होकर ब्राउन ने गंगोरी की ओर देखा। नीचे लंबी लंबी घास यूं लहरा रही थी जैसे समुद्र। ब्राउन निराश हो उठा। उस घास के समुद्र में तो कुछ भी पता नहीं चल सकता था। एकाएक उसने देखा कि गंगोरी में खड़े ठूठ पर बहुत से गिद्ध बैठे हैं। वे डैने फड़फड़ा रहे थे।
पर न उड़ते थे और न जमीन पर ही उतरते थे। ब्राउन समझ गया कि जरूर कोई विशेष बात है जिसके कारण गिद्ध नीचे उतरने से डर रहे हैं। अभी वह सोच ही रहा था कि पास के एक पेड़ पर बैठे बंदर उत्तेजित होकर डालियों पर उछल कूद करने लगे। चंपारंग, रावण और ब्राउन एक पेड़ पर चढ़कर गंगोरी की ओर देखने लगे। चंपारंग ने धीरे से कहा कि घास में होता हुआ एक बाघ पहाड़ी पर चढ़ रहा है। ब्राउन का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। उसे नरभक्षी से इतनी जल्दी मुठभेड़ होने की आशंका नहीं थी। कुछ देर बाद ही सामने की झाड़ियां थरथराईं और एक कद्दावर बाघ पहाड़ी के दूसरी ओर उतरने लगा। ब्राउन ने निशाना साधने की कोशिश की, लेकिन जल्दी जल्दी में राइफल उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिर पड़ी। अपने को कोसते हुए ब्राउन पेड़ से उतर आया। बाघ इतनी देर में अदृश्य हो चुका था। इसके बाद तीनों उतरकर गंगोरी में आ गए। उस ठूठ के नीचे सुंदरी का शव पड़ा था। बाघ के जाने के बाद कई गिद्ध निश्चिंत होकर शव कुरेद रहे थे। ब्राउन ने रावण को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वह सुंदरी का शव वहीं पड़ा रहने देगा। गिद्धों से बचाने के लिए सुंदरी के शव को कांटेदार झाड़ियों से अच्छी तरह ढक दिया गया। उस ठूठ के सामने एक दूसरे पेड़ पर मचान बंधवाकर ब्राउन और चंपारंग वहीं बाघ के लौटने की प्रतीक्षा करने लगे। रावण देवपुरा लौट गया था। लंबी घास के कारण वहां मच्छर बहुत थे। इसके अलावा सुंदरी के शत विक्षत शव से भी दुर्गंध उठ रही थी। प्रतीक्षा की घड़ियां लंबी होती चली गई, लेकिन तोराई अम्मा का लंगड़ा वनराज नहीं लौटा। ढलती रात की हवा ठंडी होने लगी तो ब्राउन भी बैठा बैठा ऊँघने लगा। एकाएक वह चौंक कर सतर्क हो गया। पास ही कहीं हल्की गुर्राहट सुनाई दी थी। ब्राउन ने सामने आंखें गड़ाई तो ऐसा लगा जैसे पशु की छाया सुंदरी के शव की ओर बढ़ रही है। उसने सावधानी से निशाना साधकर गोली चला दी। गरज और फिर एक वन्य पशु की गुर्राहट। अगर वह बाघ था तो गोली उसे लग गई थी। शायद बाघ मर चुका था, लेकिन सुबह होने से पहले इस बात को जानने का उनके पास कोई उपाय नहीं था। पौ फटी। फीके उजाले में ब्राउन ने ठूठ की ओर देखा तो निराशा की एक आह उसके होठों से फिसल गई। वहां किसी बाघ का शव नहीं था। हाँ, एक जगह कुछ ताजा खून जरूर पड़ा था। बाघ इस बार भी धोखा दे गया। थके कदमों से गंगोरी का मैदान पार कर दोनों पहाड़ी पर चढ़े और देवपुरा जाने वाली पगडंडी पर उतरने लगे। लेकिन तभी जैसे प्रलय हो गई। एक ओर की झाड़ियां जरा सरसराईं। बाघ चुपचाप ब्राउन पर कूदा और फिर दहाड़ कर दूसरी ओर की झाड़ियों में लुप्त हो गया। चंपारंग तो स्तंभित खड़ा रह गया। बाघ के पंजे की चोट ब्राउन के कंधे पर करारी बैठी थी। खून तेजी से बह रहा था। चंपारंग ने बेहोश ब्राउन को कंधे पर लादा और गिरता पड़ता किसी तरह दोपहर तक डाक बंगले पर पहुंचा। यह खबर बिजली की तरह फैल गई कि वनदेव ने गौरे साहब पर हमला कर दिया। जुरिया ओझा तो हंसकर उछलने लगा। तोराई अम्मा का नरभक्षी और भी खुले तौर पर धावे बोलने लगा। कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा था। यह देख वृद्ध चंपारंग से न रहा गया। उसने वर्षों से कपड़े में बंधी बंदूक खोलकर साफ की, लेकिन यह काम अकेले का नहीं था। अंधविश्वासी ग्रामीण किसी भी कीमत पर वनदेव को मारने में सहयोग देने को तैयार नहीं थे। हाँ, रावण गोंड अब भी उसका साथ देने को तैयार था। चंपारंग ने गांव वालों से
एक बूढ़ा बैल खरीदना चाहा, लेकिन वे लोग इसके लिए भी तैयार नहीं हुए। तभी पता चला कि महेबा गांव में चिरवाई का एक बैल बाघ का शिकार हो गया है। चंपारंग तुरंत रावण के साथ वहां पहुंच गया। जंगल में एक खड्डे के पास बैल की अधखाई लाश पड़ी थी। चंपारंग का इरादा था कि पास के पेड़ पर मचान बांधकर रात को बाघ के लौटने की प्रतीक्षा करे, लेकिन महेबा के निवासी वहां बैल का शव छोड़ने को तैयार नहीं हुए। अगर महेबा के बैल का सहारा लेकर वनदेव का शिकार करने की कोशिश की गई तो क्या वनदेव महेबा को क्षमा करेगा? नहीं, कभी नहीं। चंपारंग और रावण को एक नई योजना बनानी पड़ी। उन्होंने महेबा के ग्रामीणों से कहा, अब हम वनदेव से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वे दोनों वहां से देवपुरा के रास्ते पर चल दिए, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद दूसरे रास्ते से मुड़कर वे वहीं चले आए जहां बैल का शव पड़ा था। दोनों ने जल्दी जल्दी छुरे से बैल के मांस के कई टुकड़े काटे और जंगल में छिप गए। थोड़ी देर बाद महेबा वाले आए और बैल का शव उठाकर ले गए। अब चंपारंग ने कुछ लकड़ियां चुनी और अपनी सफेद पगड़ी को उन पर बांध दिया। इसके बाद मृत बैल के मांस के टुकड़े यहाँ वहाँ फैलाकर उस गट्ठर को बैल की जगह रख दिया गया। इसके बाद चंपारंग थोड़ी दूर पर एक गड्ढे में बंदूक लेकर बैठ गया। रावण भी एक पेड़ पर जा बैठा। यद्यपि इस प्रकार से नीचे गड्ढे में बैठने पर काफी खतरा था, पर मचान बांधने की सुविधा भी तो नहीं थी। हाँ, सुरक्षा के ख्याल से गड्ढे के सब तरफ कांटेदार झाड़ियां बिछा दी गई। थोड़ी जगह छोड़कर गड्ढे का मुंह भी मजबूत झाड़ियों से पूर दिया गया। यहाँ से चंपारंग सफेद कपड़े से ढके लकड़ी के उस गट्ठर पर नजर रख सकता था, जो बढ़ते अंधेरे में बैल के सफेद शरीर का भ्रम देता था। रात भीगने लगी। अंधेरा इतना बढ़ गया कि चंपारंग की बूढ़ी आंखों ने देखने से इनकार कर दिया। काफी समय बीत गया। एकाएक चंपारंग उत्तेजित हो उठा। उसके कानों में कुछ आवाजें आई थी, किसी पंछी का डरा हुआ स्वर, फिर एक हल्की घरघराहट गूंजी, फिर बाघ की तेज दहाड़ सुनाई दी। शायद उसने धोखे का आभास पा लिया था। अंधेरे में दो जुगनू से चमके और चंपारंग ने ट्रिगर दबा दिया। एक बार, दो बार घायल जानवर उछला और गड्ढे पर बिछी झाड़ियों पर गिर पड़ा। चंपारंग को अपना दम घुटता सा लगा। बाघ फिर दहाड़ा। चंपारंग बाघ के बोझ के कारण झाड़ियों के नीचे गड्ढे में कैद सा हो गया था। उसकी आंखों के सामने मौत की विभीषिका छा गई। चंपारंग को लगा वह बेहोश हो रहा है। एकाएक चंपारंग ने अपने को ऊपर की ओर खींचते हुए महसूस किया। रावण उसे गड्ढे से बाहर निकाल रहा था। बाकी रात दोनों ने पेड़ पर बिताई। सुबह होने पर दिखाई दिया एक विशालकाय बाघ की आधी देह गड्ढे पर झुकी पड़ी थी। अगर झाड़ियां मजबूत न होती तो चंपारंग की मृत्यु निश्चित थी। बाघ की देह में एक भाला भी घुसा हुआ था। रावण ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई थी। बाघ का अगला बाया पंजा सचमुच ही विकृत था। इससे निश्चित हो गया कि वह तोराई अमा का कुख्यात नरभक्षी लंगड़ा बाघ ही था। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।